Hello everyone, welcome to EduChat. Today we are going to discuss part 2 of our analysis of UGC NET Education Paper 2. We were discussing about the first paper of Shift 1 and this is the second part we are discussing, and we are targeting the UGC NET JRF examination 2023, and basically it is for those who are preparing for 2023 NET JRF examination of education paper, and we are analyzing the previous year papers because most of the questions that we see in the paper are from the previous year papers. So if we analyze the previous year questions, then definitely we are going to get some of the questions. और इसी के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. दिस वाज प्रिपेयर्ड बाय मी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. अब जब हम मैनेजमेंट पेपर देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उस पेपर में हमारा बहुत सारा थ्योरी है. तो उसमें से मैनेजमेंट थ्योरी में ट्रेडिशनल मॉडल है, साइंटिफिक मॉडल है. तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको पता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर. उनका नाम क्या है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर. इन्होंने प्रोपाउंड किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. अब इस थ्योरी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, देखिए मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी, जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में अभी जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट करके पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये एक्चुअली कहाँ से आया है? ये इंडस्ट्रियल फील्ड से आया है. ठीक है, इंडस्ट्री से आया है, इंडस्ट्रियल फील्ड से आया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ करता था? यहाँ पे हर एक टाइम में हम हर चीज़ को मैनेज करते थे, यानी लेबर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब करते थे. यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कहा कि हमें अपने इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मतलब मैंने बताया कि ये सब कुछ इंडस्ट्री से आया है, तो सब कुछ हमें रिलेट करना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ. तो इंडस्ट्री में हर कोई चीज़ साइंटिफिक होना चाहिए. यानी कि जो टूल्स होंगे, जिस टूल से काम करते हैं वो साइंटिफिक होगा. जो लेबर होंगे वो, उनको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे साइंटिफिक एंड मॉडर्न टूल यूज़ करेंगे. थंब रूल कुछ भी नहीं रहेगा, यानी ट्रेडिशनल मॉडल बिल्कुल फॉलो नहीं होगा. मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाएंगे, मॉडर्न थिंकिंग रहेगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, इसीलिए इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बोला गया था. कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट बिलीव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. किस पे बिलीव करता है? वो साइंटिफिक टूल पे बिलीव करता है, थंब रूल को रिजेक्ट करता है. ठीक है, साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ द लेबर, यानी कि जो लेबर रहेंगे उनको नए टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ साइंटिफिक हो जाएगा, थंब रूल को निकाल दिया जाएगा. ऐसे होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. क्लियर है? आगे बढ़ेंगे. हाँ, जो ये पेपर था 3 दिसंबर 2021 को आया था. ठीक है, शिफ्ट 1 का है. ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं और एक पार्ट इसका आएगा नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट रिगार्डिंग द क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लीडरशिप मॉडल. उसी मैनेजमेंट में ही आता है लीडरशिप मॉडल. अब लीडर कौन होता है? देखिए हर एक ग्रुप, हर एक बैच जो होता है, यानी इंडस्ट्री हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, हर एक में कोई ना कोई लीडर होता है. स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, कॉलेजेस में प्रिंसिपल होते हैं, या तो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते हैं. ठीक है, वो लीडर होते हैं. क्लासरूम में टीचर भी लीडर होता है. ठीक है, तो इसका मतलब है जो सारा काम अपने में लेता है, यानी अकाउंटेबल रहता है हर एक चीज़ के लिए, वो लीडर होता है. ठीक है, तो लीडरशिप मॉडल का मतलब ये होता है कि कौन सा लीडर कैसा होगा, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर. ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके आधार पर थ्योरी बनाया गया. कंटिजेंसी थ्योरी है, ट्रांजैक्शनल थ्योरी है, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है, सर्वेंट थ्योरी. अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा जा रहा है कंटिजेंसी, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, सर्वेंट, ये किसको मतलब इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग टू द लीडर, नॉट द फॉलोअर्स. लीडर यानी जो बॉस रहेगा. ठीक है, बॉस यानी मान लीजिए मैनेजर, सीईओ. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, तो ये जो एमडी, सीईओ, मैनेजर होते हैं वो यहाँ पे लीडर माने जाते हैं उस फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में. हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे? प्रिंसिपल हो जाएगा, हेडमास्टर हो जाएंगे. ठीक है, वैसे वाइस चांसलर हो जाएंगे. तो ये सब हो गए आपके एजुकेशन फील्ड में. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द लीडर, नॉट द फॉलोअर्स. ठीक है, तो लीडरशिप, और ये रहा उनका फोकस, किस पे वो फोकस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि कंटिंजेंसी थ्योरी में क्या होता है। देखिए आप सबने ये सब पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ जाइए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए एनालाइज करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ये जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं इसका डिटेल पढ़ना है, ठीक है। पहले तो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, इससे आपको पता चल गया कि हाँ इससे क्वेश्चन आता है, लीडरशिप से क्वेश्चन आता है। तो हर टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो आप पढ़ लोगे घर पे, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट होगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मैनेजमेंट का या फिर लीडरशिप का एक क्लास इस पे हमारा डाउट है, ये वाला ले लीजिए। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अ क्लास फॉर यू रिगार्डिंग दोज डाउट्स, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखने को ना भूलें। चलिए कंटिंजेंसी थ्योरी में होता क्या है, देखिए पहली बात तो ये है कि कॉन्टिंजेंसी थ्योरी जो है वो डिपेंड करता है कॉन्टिंजेंट। कंटिंजेंसी का मतलब होता है सिचुएशन बेस्ड यानी सरकमस्टेंस बेस्ड। तो सरकमस्टेंस यहाँ पे हो गया आपका कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड हमेशा मैं बोलता हूँ कीवर्ड पे ध्यान दो, यानी उसका क्या ऐसा कौन सा वर्ड है जो उस थ्योरी को डिफाइन कर सकता है, यानी द होल थ्योरी इन ए सिंगल वर्ड। सिर्फ एक सिंगल वर्ड में उसको अगर याद करें तो वो है सरकमस्टेंस या फिर एनवायरमेंटल या फिर सिचुएशनल, ठीक है। इट इज द सरकमस्टेंस दैट मेक्स अ लीडर, तो ए का हो गया 4, ठीक है। देन हो गया ट्रांजैक्शनल। देखिए ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हो, एक बिस्किट खरीदते हो, 10 रुपए देते हो, लाते हो, ठीक है। यानी आपने बिस्किट लिया और 10 रुपया दिया, इसमें ज़्यादा बात नहीं है, यानी कि कोई रिलेशन वाला बात नहीं है, कोई क्या बोलते हैं वो जो इमोशन होता है, ठीक है, कोई वो कुछ नहीं होता है। ट्रांजैक्शन मतलब इस हाथ से लो उस हाथ से दो, बस अपना काम करो। तुम मुझे बिस्किट दे रहे हो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, बस काम खत्म, ठीक है। इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्या होगा यहाँ पे, ट्रांजैक्शन का मतलब होगा जब हम मोटिवेट करेंगे फॉलोवर्स को, यानी अपने जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लेबर्स हैं उन्हें अब मतलब मोटिवेट करेंगे टू देयर इंटरेस्ट एरियाज। यानी हम चाहते हैं से फॉर एग्जांपल आपका एक खुद का कंपनी है, तो आप क्या करोगे, आप कंपनी ग्रो कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन के लिए कौन प्रोडक्शन करेगा, लेबर प्रोडक्शन करेंगे। तो उनको आप मोटिवेट करो, चलो जल्दी जल्दी काम करो ताकि हम इसे जल्दी से कंप्लीट कर दें, यस वेरी गुड, ऐसे बोलोगे तो वो मोटिवेट होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और आपको उतना ही फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर क्या करता है, उन्हें मोटिवेट करता है काम करने के लिए, उनके लिए मतलब देखिए एक होता है ना आगे जाकर के पढ़ेंगे, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है रिलेशन। इनको प्रोडक्शन की पड़ी है, इनको रिलेशन की नहीं पड़ी है, मतलब रिलेशन उन्हें नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए वो उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। रिलेशन क्या होता है, जब हम लेबर के बारे में सोचेंगे, यानी जो काम कर रहा है वर्कर के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, उनका इंश्योरेंस के बारे में, उनके सैलरी के बारे में, उनके नीड्स के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम सोचेंगे वो रिलेशनल मॉडल हो जाएगा। अब ये सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड है, ठीक है। देन आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जब अभी अभी मैंने बताया ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, नीड होते हैं, हम उनको जब सेटिस्फाई करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, किसी प्रकार का बदलाव लाना, किसमें, अपने वर्कर के साथ, अपने लेबर के साथ। आइडेंटिफाई नीडेड चेंज एंड क्रिएट अ विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक पीपल कमिट टू इट। हम लोगों को क्या करेंगे, मतलब जो चेंज की ज़रूरत है उसे चेंज करने के लिए, किसी भी सिस्टम को चेंज करने के लिए, वर्कर्स के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। मान लीजिए आपके जो वर्कर्स है वो बहुत ही मतलब जो खाना मिल रहा है घटिया मिल रहा है, अच्छा सा उनको क्वार्टर नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे उनके लिए, हम अच्छा खाना देंगे उनको, अच्छा सा क्वार्टर प्रोवाइड करेंगे, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया कि हम चाहते हैं बदलाव लाने के लिए। और जब आप लेबर यानी वर्कर्स के लिए चेंज लाओगे तो डेफिनेटली उनका भी एक सिंपैथी, मतलब उनका भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा लीडर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे और भी बेहतर करेंगे, ठीक है। देन आता है सर्वेंट थ्योरी। ये आपको पता है कि अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ पीपल एंड सेटिस्फाई देम। यहाँ पे जो सर्वेंट थ्योरी मतलब नौकर जैसा, लीडर लोगों का जो नीड है उसे समझेगा और उन्हें सेटिस्फाइज करेगा। जैसे कि मान लो उन्हीं के लिए वो काम करता है, एक्सक्यूज मी। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। चलते हैं आगे। What is the process of organizing inclusive education in a classroom?
इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में लाने के लिए क्या प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टेप्स। देखिए, सबसे पहले हमेशा कोई भी चीज को, किसी भी प्रकार का बदलाव लाने के लिए, किसी भी प्रकार का चीज करने से पहले हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होता है। जैसे हमने रिसर्च में भी पढ़ा है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द इशू। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी भी चीज में बदलाव लाने के लिए उससे पहले परखना जरूरी है, उसे देखना जरूरी है क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, यू हैव अ कार, आपके पास कार है, आप दूसरा कार क्यों ला रहे हो, न्यू कार क्यों ला रहे हो? क्योंकि आपका जो पुराना कार था उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आपने नया कार लाया। इसका मतलब है पहले हमें देखना पड़ेगा इस कार में क्या कमी है, फिर जाकर के नया कार हम लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करें स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इंक्लूसिव एजुकेशन अगर लाना चाहते हो, सबसे पहले जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, जो स्पेशल किस्म के बच्चे हैं, उनका प्रॉब्लम हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी मैंने ये स्टडी बोल दिया, स्टडी नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने बोला ना आइडेंटिफाई। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन है स्टूडेंट्स, कौन है CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। उसके बाद उन्हें स्टडी करेंगे, उन्हीं स्टूडेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन्हें स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं चाहूँ तो इन दो, मतलब दो स्टेप से ही मुझे आंसर मिल जाता है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। देखिए BC यहाँ पे आंसर हमें मिल जा रहा है। उसके आगे आप जा सकते हो, प्लान कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो टीचिंग, मतलब इनका प्रॉब्लम जो भी होगा, मतलब मान लीजिए कोई ब्लाइंड है तो वो पढ़ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे और टीचिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे, लाउड वॉइस में बोलेंगे, स्पीकर से बोलेंगे, ताकि जो सुन नहीं पा रहा है वो, जो देख नहीं पा रहा है वो सुन सकता है। ठीक है, ब्रेल लैंग्वेज जो है, ब्रेल ला करके देंगे उन्हें पढ़ने के लिए, टैक्टाइल लैंग्वेजेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ग्राफिक्स प्रोवाइड करेंगे जो टैक्टाइल होगा, ताकि वो देख सकते हैं, उसे छू करके भी जान सकते हैं। ठीक है, जैसे ATM वगैरह में होता है ना कि टैक्टाइल होता है। ठीक है, तो उसमें पता चल जाता है टच करते ही कौन सा 1 है कौन सा 2 है। ठीक है, उसके बाद वो इवेलुएट करेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेस, कितना मतलब आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट का, पढ़ाई जो है अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देन उस हिसाब से हम फीडबैक लेंगे स्टेक होल्डर से। ठीक है, तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन द PWD एक्ट 2016। देखिए एक होता है 1995 में आया था एक एक्ट, ठीक है, PWD एक्ट 1995 में एक आया था, दूसरा आया 2016 में। तो 1995 में 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन 2016 में आपका 21 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 21। याद रखिएगा 1995 PWD एक्ट में 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को लिस्ट किया गया था, 2016 में इसको 21 तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसिक्योर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, सेरेब्रल पाल्सी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलासीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये हैं आपके टोटल 21। यहाँ पे भी लिखा गया है 7 to 21, इसे 7 से बढ़ाया गया 21 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे 2021 में, आगे भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन नेट एग्जामिनेशन में आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना समझा है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, समझा है, तो ठीक है, क्योंकि ये वो वाला एग्जाम नहीं रहा कि जहाँ पे मेमोरी बेस्ड, इसके फादर कौन है, ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन किसने कहा था, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड था, रिकॉल टाइप था। अब जो आ रहा है ये नेट एग्जाम है, यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग, आप कितना कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो, कितना एनालाइज कर पा रहे हो, कितना स्टेप आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 एग्जामिनेशन, ये सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में रख लो कि मुझे रट्टा नहीं मारना है,
मुझे समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ठीक है। एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया, मतलब कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार विकलांगों का कुल संख्या कितना है, ठीक है, हमारे इंडिया में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट आंसर है 2.68 करोड़, ठीक है, 2.68 करोड़ 2011 सेंसस के अनुसार। अभी तक सेंसस हुआ नहीं है, 2021 में होना था, नहीं हुआ है, जब होगा तब अपडेट हो जाएगा। अब के लिए फिलहाल आपको 2.68 करोड़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ करिकुलम चेंज। देखिए करिकुलम एक होता है फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम यानी करिकुलम डेवलपमेंट, एक होता है करिकुलम चेंज। तो उसके स्टेप्स को आपको मतलब सिक्वेंशियली सजाना है, ठीक है। करिकुलम में चेंज क्यों चाहिए, देखिए सबसे पहले अभी मैंने बताया, जब तक पुराने करिकुलम में कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट ना हो, जब तक आपको ना लगे कि ये जो पुराना करिकुलम है ये मतलब सही नहीं है, इसमें कुछ बदलाव चाहिए, तब तक करिकुलम को चेंज नहीं किया जाता है। करिकुलम चेंज करने के लिए कुछ नीड की ज़रूरत है, जैसे कि 10 साल पुराना अगर आप करिकुलम पढ़ोगे तो आज के डेट में वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हर एक चीज़ का, मैंने अभी बताया था, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफाई और एनालाइज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आइडेंटिफाई एनालाइज है, डेफिनेटली यहाँ पे है, ठीक है। एनालाइजिंग करंट टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग गोल्स, मैंने अभी बताया था जब भी चेंज लाते हैं किसी चीज़ में हम देखते हैं कि जो अभी का प्रॉब्लम, अभी जो हम टीचिंग प्रैक्टिस जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे बच्चे सीख रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है हमें चेंज लाने की, क्या कुछ प्रॉब्लम है हमारे पढ़ाई में, अगर प्रॉब्लम है तो फिर चेंज लाएंगे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या क्या करंट प्रैक्टिसेस है, अभी हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पहले तो ये करेंगे। देखिए यहीं से आपका आंसर मिल जाता है डी, ठीक है, यहीं से आपका आंसर मिल जाता है डी। ये देखिए बोला ना मैंने कि आपको अगर थोड़ा सा भी जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया है तो फिर आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दो को मतलब आप रट्टा लगा सकते हो, लेकिन सारे को रट्टा लगाओगे तो फिर नेट क्लियर नहीं होने वाला। इसके लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। देखिए यहाँ पे एक आंसर ढूंढते ही आपका सारा आंसर निकल के चला आया, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर है मतलब फर्स्ट है आपका एनालाइज करेंगे, ठीक है। जब हम एनालाइज करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम एग्जामिन करेंगे लिंक बिटवीन द गोल एंड कोर्स डिज़ाइन, मतलब कि देखेंगे कि जो गोल हमने सेट किया था और जो कोर्स डिज़ाइन है क्या वो सही सलामत लिंक्ड है, यानी हमारे गोल के हिसाब से हमारा कोर्स है। जैसे कि मेरा गोल था बच्चों में मैथमेटिकल एबिलिटी डेवलप करेंगे, लेकिन मैंने कोर्स में मैथ्स रखा ही नहीं, ठीक है, तो फिर मेरा गोल और कोर्स डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, उसको हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से डाटा गैदर करेंगे, जो डेटा है वो हमें डेटा गैदर करेंगे, क्योंकि हमें डेटा भी तो चाहिए दिखाने के लिए कि हाँ ये जो पुराना सिलेबस है, पुराना टीचिंग प्रैक्टिस है वो फेल्यूर है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फिर ब्रेनस्टॉर्म द मेजर इश्यूज एंड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो मेजर इश्यूज है उसको कैटर करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको कैटर करेंगे, उसके हिसाब से हम फॉर्मुलेट डेलिबरेट एसेस पॉसिबल रिफॉर्म मॉडल, यानी कि नेक्स्ट हम दोबारा से एक नया मॉडल बनाएंगे करिकुलम को जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, an instructional system that teachers can use to develop lesson plans which integrate the use of technology and media is known as। ऐसा एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मतलब ये होता है जहाँ पे हम अनुदेश देते हैं, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे पहले टीचिंग हुआ करता था अब ये टीचिंग नहीं रहा, ठीक है। टीचिंग हम अभी नहीं बोलते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है जहाँ पे टीचिंग नहीं दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिखाते हैं ना कि पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में लेसन प्लान डेवलप कर सकता है यूजिंग और इंटीग्रेटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा मॉडल बोलते हैं, देखिए यहाँ पे एश्योर मॉडल हो गया, यहाँ पे एश्योर मॉडल, ठीक है। अब ये एश्योर मॉडल क्या है उसको समझेंगे। पहले तो हम एनालाइज करेंगे लर्नर कैरेक्टर्स, ए फॉर एनालाइज द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, एस फॉर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें पहले लर्नर को समझना पड़ेगा,
देन हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। देन एस में सिलेक्ट, मॉडिफाई, डिज़ाइन, मटेरियल। उनको जो टीएलएम में पढ़ाएंगे, यानी कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा या फिर जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, या तो मॉडिफाई करेंगे या तो खुद डिज़ाइन करेंगे। देन यू फॉर यूटिलाइज मटेरियल, उस मटेरियल को यूटिलाइज करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। देन रिक्वायर लर्नर रिस्पॉन्स, जहाँ पे लर्नर का रिस्पॉन्स नहीं होगा, मतलब जब आप पढ़ा रहे हो तो सामने से कोई सवाल भी तो करना चाहिए, उनको समझना भी तो चाहिए, तो रिक्वायर लर्नर रिस्पॉन्स। देन फाइनली हम इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने प्लानिंग, लेसन प्लानिंग भी करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करना है, मटेरियल भी डेवलप करना है, उसको पढ़ाना भी है, फिर बच्चों से क्वेश्चन भी करना है, फाइनली इवेलुएट भी करना है। तो ये मॉडल जहाँ पे आप सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है एसिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड। देखिए एसिंक्रोनस लर्निंग एंड सिंक्रोनस, एक है आपका सिंक्रोनस और एक है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है बोथ टीचर एंड लर्नर इंटरेक्ट एट द लाइव टाइम और रियल टाइम। रियल टाइम मतलब कि अभी जितना भी टाइम हो रहा है, से फॉर एग्जांपल 9 o'clock, 9 o'clock में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी 9 o'clock में मेरे सामने पढ़ रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, रियल टाइम में पढ़ रहे हो, वो है सिंक्रोनस, यानी लाइव इंटरेक्शन। एसिंक्रोनस मतलब कोई वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया अभी, या फिर मैंने पढ़ा दिया, उसको मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया, बाद में आप इसको देखते हो, ठीक है, ये है एसिंक्रोनस। ठीक है, लर्निंग जब लाइव होता है, फेस टू फेस, मतलब कि एट द सेम टाइम होता है, जब पढ़ा रहे हैं तभी आप सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि सामने रहना ज़रूरी है, आप ऑन वीडियो कॉल, ऑन कहीं पे लाइव पढ़ रहे हो, कोई आपको ग्रुप में पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे वेबकैम में पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया आपका सिंक्रोनस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एसिंक्रोनस में क्या होता है, हम एक साथ नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे हम एक जगह होते हैं और बाद में देखते हैं, डाउनलोड करके देखते हैं, फिर आप डाउन मतलब बाद में आप जो स्ट्रीम्ड वीडियो होता है, स्ट्रीम्ड वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखते हो। तो ये सब जैसे हाइलाइट्स देखना होता है, वैसे ही एसिंक्रोनस होता है। यहाँ पे क्या नहीं होता है, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंटेंट होस्टिंग, मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था सबको एग्जाम में। कोलैबोरेशन होता है क्योंकि एसिंक्रोनस में भी कोलैबोरेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन तो होता ही है, कंटेंट को कोई ना कोई तो होस्ट करता ही करता है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं होता है। अब ये मैथमेटिक्स को बहुत लोगों ने समझा कि मैथमेटिक्स नहीं है, एक्चुअली मैथमेटिक्स का मतलब होता है अधिगम विज्ञान, यानी कि लर्निंग जो होता है ना, कि लर्निंग स्टाइल, लर्निंग प्रोसेस, इसको बोला जाता है लर्निंग प्रोसेस। और ये क्यों नहीं होता है एसिंक्रोनस में, क्योंकि इस लर्निंग साइंस में या फिर लर्निंग डिज़ाइन में या फिर लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, मैथमेटिक्स का मतलब एग्जैक्ट ये है कि ये एक प्रकार का लर्निंग प्रोसेस है, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइव यानी जो रियल टाइम में, मतलब अपना आइडिया शेयर करते हैं, लर्निंग लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप बता नहीं सकते क्योंकि ये लाइव नहीं है, एसिंक्रोनस है, डाउनलोड करने के बाद आप देखते हो, कुछ समय बाद आप देखते हो, अपने टाइम के हिसाब से आप बाद में पढ़ते हो, ठीक है, ये हो गया एसिंक्रोनस। ठीक है, मैच द स्कूल ऑफ फिलोसफी गिवन इन लिस्ट 1 विद द रिस्पेक्टिव मेटाफिजिक्स। यानी स्कूल ऑफ फिलोसफी एक तरफ, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स क्या होता है, फिलोसफी के 3 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज होते हैं, 3 ब्रांचेस होते हैं बेसिकली। क्या हो गया, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स डील्स विथ रियलिटी एंड ट्रूथ, रियलिटी एंड ट्रूथ, क्या है रियलिटी, क्या है ट्रूथ। देन आ गया आपका एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है, नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज को स्टडी किया जाता है, क्या है नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। देन आता है आपका एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी में क्या होता है, वैल्यूज, एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, एथिक क्या है, एस्थेटिक क्या है, लॉजिक क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो उस हिसाब से हर एक स्कूल ऑफ फिलोसफी का मेटाफिजिक्स जरूर होता है, यानी रियलिटी, सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, ये सब ढूंढता रहता है। आइडियलिज्म क्या करता है, देखिए आइडियलिज्म का मतलब ही होता है आइडियाज, स्पिरिट्स, थिंकिंग आर रियल। तो देखिए मैंने बताया था, पूरे थ्योरी को आप एक ही वर्ड में, की वर्ड में अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। आइडियलिज्म मतलब स्पिरिचुअलिज्म, देखिए स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है। फिर हम चलते हैं, प्रैग्मेटिज्म कहता है हमेशा चेंज, प्रैग्मेटिज्म इज ऑल अबाउट चेंज एंड एक्सपीरियंस, ये रहा आपका चेंज।
देखिए यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी आपको बता दिया, ए का 3 और डी का 1, मतलब जो आपको पता है। ये मैंने अपने तरीके से इसलिए बताया क्योंकि देखा जाए तो ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन फटाफट कैसे आंसर करेंगे, कितना टाइम आप सेव कर सकते हो, ऐसे टाइम सेव कर सकते हो। आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि ए का हो गया 3, देखते हैं ए का 3, देखिए ये दोनों में है ए का 3। देन डी का हो गया आपका प्रैग्मेटिज्म का 1, देखिए डी का 1 यहाँ पे हो गया, डी का 1, तो डेफिनेटली डी इज द राइट आंसर। आगे पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो आप एनालाइज कर सकते हो। ये था शॉर्टकट, कैसे आप कर सकते हो, जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। देखिए फिर रियलिज्म, रियलिज्म आपको पता है कि जो रियलिटी होता है, यानी हमारा जो हमारी जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियलिटी हम देख रहे हैं, इंसान है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, ठीक है, जानवर है, ये सब कुछ है। यानी द कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एंटिटीज हैविंग वेरियस रिलेशन टू वन अदर, यानी सबके अंदर कोई ना कोई रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें। हो गया आपका रियलिज्म। देन नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म क्या होता है, नेचर, नेचर, नेचुरलिज्म का नेचर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस रादर देन आइदर सब्सटेंस और स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रहा आपका, मतलब ऐसे आप कर सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, which study points to the fact that human brains treat each word as an image, याद रखेंगे image, which needs to be decoded before being processed for meaning। ये थोड़ा सा confusion था सभी के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर किया, लेकिन सिंपल से अगर देखेंगे तो आप कर सकते हो। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन को क्या पता है ABCD क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि फ्लावर क्या होता है, वैसे मैं अगर बोलूँ हाउस क्या होता है, उसे क्या पता, उसके सामने हम पिक्चराइज करते हैं एक चीज़ को। जैसे हम अभी सडनली आपको बोले वाटरमेलन, तो आपके दिमाग में क्या आता है, एक पिक्चर आता है, वो भी वाटरमेलन का। इसका मतलब है ह्यूमन ब्रेन हमेशा हर एक वर्ड को पिक्चराइज करता है, इमेज के थ्रू याद रखता है, और उसी इमेज को वो डिकोड करता है। डिकोड मतलब मीनिंग निकालना होता है, ठीक है। तो वो मीनिंग निकालता है, मीनिंग करने के लिए, यानी समझने के लिए, ठीक है। मैंने बोला ना वाटरमेलन बोलते ही आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया, एक पिक्चर आ गया वाटरमेलन का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किस चीज़ में इसको कन्वर्ट कर रहा है, और ये किसका काम है, किस स्टडी, ये स्टडी को हम क्या बोलते हैं। कम्युनिकेशन नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल तो बिल्कुल नहीं होगा, कभी कभी बहुत स्टूडेंट ने साइकोलॉजिकल लिख दिया, लेकिन साइकोलॉजिकल तो बिहेवियर होता है। न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्रेन। ब्रेन जब कोई भी चीज़ को डिकोड करता है इमेज के थ्रू, तब हम इसको न्यूरोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन एक है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये डेफिनेशन किसने दिया था, बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, याद रख लीजिए हमेशा से, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया है, ठीक है। देन द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं, स्वयं प्लेटफॉर्म, एक स्वयं एक मुक प्लेटफॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्वयं प्लेटफॉर्म में मतलब जो भी कोर्सेज दिए जाते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, हैव नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ये सब याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कौन सा इसमें से नहीं है, कि तो जो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आंसर करते हैं कौन सा इसमें से है, तो ये नहीं करना है, थोड़ा सा देख समझ के, ठीक है। तो देखिए स्वयं में वीडियो लेक्चर होते हैं डेफिनेटली, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जो मॉक टेस्ट आप खुद देते हो ना, वो भी होते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होता है, ऑफलाइन डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर रीडिंग मटेरियल, हाँ ये भी मिलता है। तो ABE कहाँ पे होता है, यहाँ पे ABE, यानी B इज द राइट आंसर, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 को आपको पढ़ना है। एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज नॉट जस्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ इन दिस वर्ल्ड और लाइफ बियॉन्ड स्कूलिंग, बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। देखिए पुराने ज़माने में एंशिएंट के मतलब जो प्राचीन भारत, उस टाइम में शिक्षा का मतलब क्या होता था, उद्देश्य क्या होता था, कि कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, ठीक है, संपूर्ण आत्मबोध जिसे हम बोलते हैं, वो हम कर सकते थे एंशिएंट में। क्या ये सही है, डेफिनेटली सर सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है, एम ऑफ एजुकेशन शुड बी होना चाहिए,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट इक्विड विद 21st सेंचुरी स्किल्स ओनली। देखिए मैंने यहाँ पे बार बार इसको रिपीट इसलिए किया क्योंकि यही गलती करते हैं, मतलब यही यहाँ पे गलती है। आप बोलोगे सर कैसे? शुड भी मतलब होना चाहिए, हम किसी भी चीज को होना चाहिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते ये होना जरूर चाहिए, ठीक है, ये नहीं कर सकते। और ओनली वर्ड का जो है इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे लिख दिया, मतलब स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कैसे? पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ मानसिक विकास होगा आपका, ठीक है, मानसिक विकास, सिर्फ मानसिक विकास होगा हमारे दिमाग का, ये नहीं चाहिए हमें। हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने से कुछ नहीं होता है। तो ओनली लिख दिया, मतलब गलत है। तो फिर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो फिर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे, which of the following statements is not correct in case of Wollstonecraft? मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट एक बहुत बड़े इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं, वहाँ पे वो पोएट है और पॉलिटिशियन है, उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी है, ठीक है। और बेसिकली वो एक फेमिनिस्ट है, मतलब महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है। तो उनके बारे में कौन सा सही नहीं है? अभी मैंने बताया ना, इज नॉट पढ़ना है, तो इज नॉट कौन सा सही नहीं है? उन्होंने बहुत सारा काम, अर्ली प्रोडक्शंस आर अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में उन्होंने काम किया है, तो ठीक है उन्होंने किया है। वॉल्स्टनक्राफ्ट इज रिगार्डेड वन ऑफ द फाउंडिंग फेमिनिस्ट फिलोसोफर, मतलब नारीवादी दार्शनिक है वो, ठीक है, मैंने अभी बताया नारीवादी है वो। वॉल्स्टनक्राफ्ट वाज एन इंग्लिश राइटर, अभी मैंने बताया राइटर है, फिलोसोफर है, एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट, यानी कि महिलाओं के अधिकार के लिए वो काम करते थे, ये भी सही है। वॉल्स्टनक्राफ्ट फर्स्ट सोल ऑथर्ड बुक इज केयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन, उनका पहला किताब ये था, केयरिंग फेमिनिन अप्रोच, नहीं ये नहीं था, हम देखेंगे कुछ किताबों के बारे में उनके, ठीक है। तो सबसे पहले जो किताब उन्होंने लिखा था वो लिखा था थॉट्स ऑन एजुकेशन एंड ऑफ डॉटर्स, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये किताब किसने लिखा है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। मैरी मैरी लिखा था 1791 में, मैरी एंड फिक्शन लिखा था 1788 में, ठीक है। तो ये है उनकी कुछ मेजर राइटिंग्स। देन चलते हैं स्टेटमेंट 1 और 2 में। टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन 4 मेन कंपोनेंट्स, पर्पस, एक्सपीरियंस, मेथड, इवैल्यूएशन, बिल्कुल सही। जो आपका करिकुलम मॉडल है, इवैल्यूएशन मॉडल है, टाइलर का मॉडल उसमें एक मॉडल है, तो उस मॉडल में आपके 4 कंपोनेंट्स है, पर्पस, एक्सपीरियंस, मेथड, इवैल्यूएशन, ये सही है। 2 में स्टिक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, स्टिक का जो मॉडल है इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव मॉडल, ठीक है, स्टिक्स रेस्पॉन्सिव मॉडल, ठीक है। इसका मतलब ये है, इट इज बेस्ड एक्सप्लिसिटली ऑन द assumption दैट द कंसर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स दोज फॉर हुम द इवैल्यूएशन इज डन, यानी कि जिसके लिए इवैल्यूएशन किया जा रहा है, शुड बी पैरामाउंट इन डिटरमाइनिंग द इवैल्यूएशन इश्यूज, उन्हें ही, मतलब उनके हिसाब से ही डिटरमाइन करना चाहिए इवैल्यूएशन इश्यूज। तो ये भी सही है, वो भी सही है, इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है टाइलर मॉडल, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइलर मॉडल। पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इवैल्यूएट कर रहे हैं, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे यानी मेथड, देन इवैल्यूएट करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे रॉबर्ट स्टेक का जो रिस्पॉन्सिव मॉडल है, दोनों मॉडल को। रॉबर्ट स्टेकमैन ने 1970 में एक करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल उन्होंने बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा it is based explicitly on the assumptions that concern of the stakeholders, those for whom the evaluation is done, should be paramount in determining the evaluation issue। इससे सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया गया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। तो ये एक एजुकेशनल इवैल्यूएशन है जो कि रिस्पॉन्सिव इवैल्यूएशन है। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब जिसका टारगेट ये होता है टू प्रोग्राम एक्टिविटीज दैन द प्रोग्राम इंटेंट्स, प्रोग्राम एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। चलिए, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम चेंज, कौन सा एक करिकुलम चेंज नहीं है, चेंज टू और विद इन ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर चेंज किया जाएगा, हाँ ये करिकुलम चेंज है, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डिग्री प्रोग्राम, कोई भी डिग्री में नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है तो भी ये एक चेंज हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ये भी हो सकता है। अपग्रेडिंग एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर, देखिए कहाँ करिकुलम चेंज और कहाँ रिसोर्स सेंटर, सेंटर का मतलब ये हो गया कि इंस्टीट्यूशन,
ठीक है। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में अगर बदलाव होता है तो ये कहीं भी कभी भी करिकुलम चेंज नहीं रिगार्ड किया जाता है। डेफिनेटली डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगेन एक स्टेटमेंट दिया गया है, आंसर मतलब डायरेक्ट होगा यहाँ पे। व्हाट वी वांट इज प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, रियलाइजेशन। नो थ्योरीज एवर मेड ह्यूमन बीइंग हायर, no amount of book can help us to become purer, the only power is in realization, and that lies in ourselves and comes from thinking, let human being think। यानी ये हमेशा के लिए ये बोल रहा है कि हमें चाहिए आगे बढ़ना, यानी हमें विकास चाहिए, प्रगति चाहिए, ठीक है, और हम अपने आप को रियलाइज कर सकें, और हमें सोचना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी कुछ पावर्स होते हैं, हमें बस सोचने की कमी है। सो लेट ह्यूमन बीइंग थिंक, मनुष्य को चिंतन करने दो। तो इसका मतलब ये है थिंकिंग पे किसने ज़्यादा फोकस किया है, और ये आपको पता भी है कि थिंकिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। अगर किसी किसी को इसका डेफिनेशन भी नहीं पता है तो आपको अभी पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि इसका आंसर आप कैसे कर सकते थे। यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है रियलाइजेशन, ठीक है, एक है रियलाइजेशन, ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है दैट कम्स फ्रॉम थिंकिंग, ठीक है, दैट लाइज आवर सेल्फ। यानी एक चीज अगर आपने डेफिनेशन याद किया होगा, एजुकेशन में आपने अगर पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन पोटेंशियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन मैन, यानी ऑलरेडी जो ह्यूमन के अंदर जो पोटेंशियल है उससे निकालना ही एजुकेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा द ओनली पावर इज इन रियलाइजेशन एंड दैट इज इन आवर सेल्फ, हमारे अंदर जो रियलाइजेशन है उसी को समझना। यानी उन्होंने वही बात किया, रियलाइजेशन ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको बस उसे बाहर निकालना है। तो इसका मतलब है स्वामी विवेकानंद जी का आंसर यहाँ से ही बन गया था आपका। ठीक है, ऐसे आप आंसर कर सकते हो। आगे, पॉडकास्ट एंड वॉडकास्ट आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स विथ। पहले समझते हैं पॉडकास्ट और वॉडकास्ट क्या होता है। पॉडकास्ट मतलब होता है ऑडियो फॉर्मेट ऑफ ऑडियो, मतलब डिजिटल ऑडियो। जैसे बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, जैसे मन की बात, उसमें क्या होता है कोई एक जो ऑडियो आपका डिजिटल फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, आप जब भी चाहो उसे सुन सकते हो। जैसे गाना वगैरह हो गया, रेडियो में जब सुनते हो, मन की बात सुनते हो, ये सब पॉडकास्ट है। वॉडकास्ट मतलब वीडियो कास्टिंग, वीडियो को जैसे स्टोर किया जाता है, जैसे यूट्यूब वगैरह में वीडियोस आप देखते हो, तो वॉडकास्ट। ये सब किसके लिए यूजफुल होता है। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिजेबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन डिजेबिलिटी, इनका प्रॉब्लम, ये कोई बहुत ही स्पेशल चाइल्ड नहीं है, मतलब डिजेबल चाइल्ड नहीं है, इनमें पढ़ने की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब लर्निंग डिजेबिलिटी है। ये बाकी बहुत ही शानदार बच्चे हैं। डिसलेक्सिया जिन्हें होता है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, वो नॉर्मल बच्चे ही होते हैं, बस उनको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। जब हम पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, बाकी उनका हाथ पैर दिमाग सब कुछ नॉर्मल है, बस वो जब पढ़ते हैं तो वो सडनली समझ नहीं पाते हैं, उन्हें कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग डिजेबिलिटी होता है। यानी कोई भी लैंग्वेज पढ़ते वक्त उन्हें थोड़ा सा फंबल करेंगे, समझ नहीं पाएंगे ये क्या लिखा है, ये डिसलेक्सिया है। तो इनके लिए तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे हैं, ये ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। विजुअल इंपायरमेंट वाले तो नहीं देख सकते हैं, ठीक है, मेंटल इंपायरमेंट और विजुअल इंपायरमेंट वो तो नहीं कर सकते ना, इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। सेवरल सीवियर मेंटल इंपायरमेंट, जिनको सीवियर जो कि एमआर है, मेंटली रिटार्डेड है, उन्हें तो ये नहीं दिया जा सकता है ना, उनको क्या फायदा होगा इससे। साउंड हेल्थ, जिसका हेल्थ अच्छा है वो भी कर सकते हैं, यानी डिसलेक्सिया वाले और साउंड हेल्थ वाले इसको पढ़ सकते हैं, AD ओनली सी, ठीक है। Then students create their learning based on their previous experience is the basic assumption of, यानी बच्चा जो भी सीखता है, जो वो किसके अनुसार सीखता है, पिछले अनुभव, यानी पहले उसने क्या पढ़ा है उसके हिसाब से वो अभी अपना लर्निंग सीखता है। मतलब what he has already, he or she has already learned, यानी उसने जो पहले पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से वो सीखता है। जैसे कि पहले आपने 1 2 3 4 सीखा, उसके बाद धीरे धीरे मतलब बेसिक न्यूमरेसी सीखा, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखा, फिर टेबल सीखा, फिर जा करके आपने अरिथमेटिक किया, ठीक है। ये क्या होता है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए सबसे बेस्ट ये आंसर किसका होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी, ये सब क्या बोलते हैं कि माइंड जो है ना, उसमें हम कुछ चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना, बनाना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ऑलरेडी एक चीज, छोटा सा चीज यहाँ पे दिमाग में है, कोई नया चीज आए, उसको आप इसके ऊपर और ज्यादा कंस्ट्रक्ट, जैसे होता है ना कि 1 स्टोरी होम होता है, उसके ऊपर और आप कर देते हो, और एक स्टोरी बना देते हो, और एक स्टोरी बना देते हो, तो ये क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है।
ये आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसके बाद और एक एक्सपीरियंस ऐड किया, इन दो एक्सपीरियंस के ऊपर और एक एक्सपीरियंस ऐड किया, ऐसे करते हैं हम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द 8 लिम्स ऑफ योगा। अष्टांग योगा हम इसे बोलते हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा, उसको ऑर्डर कीजिए। हालांकि यहाँ पे 8 नहीं लिखा गया है, जितना भी लिखा गया है इसको हमें ऑर्डर करना है, ठीक है। तो देखिए आप अगर मतलब अच्छे तरीके से इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, लेकिन सबसे पहले आपको पता भी होगा यम के बाद नियम आता है। सबसे पहले यम, देन नियम आता है, उसके बाद आसन आता है, ठीक है। मैंने बोला ना कि आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट पता होगा तो आप इसको पकड़ लोगे, यम नियम आसन। तो देखिए पहले तो नियम आ जाएगा ए, ठीक है। नियम है, नियम तो मतलब यम तो नहीं है, नियम है, देन आसन है, ठीक है, ए और बी। यहीं से ही आपका आंसर निकल के आ जा रहा है, ठीक है। यहीं से आपका आंसर निकल के आ जा रहा है मेरे हिसाब से। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा, यम नियम आसन, ये 3 है पहले, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कौन सा आ जाएगा, प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे, देन ध्यान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं इसको। अष्टांग योगा, 8 फोल्ड पैथ ऑफ पतंजलि, जिसको हम अष्टांग योगा, 8 लिम्स ऑफ योगा बोलते हैं इसको। देखिए यम नियम आसन मैंने बताया था, फिर प्राणायाम प्रत्याहार आएगा, देन धारणा, देन ध्यान, देन समाधि। देखिए इसका इंग्लिश भी लिखा गया है, यम का मतलब रिस्ट्रेंट, जो नहीं करना है, नियम मतलब जिसको पालन करना है, आसन मतलब बॉडी पोस्चर, प्राणायाम जब करते हैं ना कपालभाति वगैरह, वो है रेगुलेशन, प्रत्याहार जो चीज हमें छोड़ देना है, परित्याग करना है, धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान मतलब मेडिटेट करना। फाइनली जब आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आप सेल्फ रियलाइज कर सकते हो, जैसे बुद्ध जी को बौद्ध प्राप्ति हुआ था वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कैटेगरी मैंने बनाया क्या, कि ये सारी चीजें जो है, ये फर्स्ट फाइव जो है आप ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर बॉडी से कर सकते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब आपके एक्सटर्नल पार्ट से कर सकते हो, यानी जो बॉडी पार्ट से कर सकते हो। लेकिन धारणा कॉन्सेंट्रेट ये इंटरनल माइंड से होगा, ध्यान इंटरनल माइंड से होगा, समाधि इंटरनल माइंड से होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है टू स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, असर्शन रीजन, इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, हैज द पोटेंशियल टू मीट द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप। देखिए एक होता है टीचर के लिए प्री सर्विस ट्रेनिंग, एक होता है आपका इन सर्विस ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी होता है सीपीडी, सीपीटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन बेसिकली ट्रेनिंग दो प्रकार के होते हैं, प्री सर्विस इन सर्विस। प्री सर्विस मतलब जब हम किसी कोर्स में बीएड डीएलएड एमएड ये सब कोर्स करते हैं तब हम प्री सर्विस में होते हैं। जब हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं फिर हमारा ट्रेनिंग दिया जाता है किसी चीज़ पे, वो इन सर्विस होता है। तो इन सर्विस में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, इन सर्विस में इंपॉर्टेंट ये है कि हम कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए कंप्यूटर, कंप्यूटर में कैसे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर एक आपका इन सर्विस ट्रेनिंग हो रहा है। तो उसका कंटेंट क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, कौन से ग्रुप को ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जिसको ट्रेन किया जा रहा है क्या वो इक्विप्ड है, क्या वो कंप्यूटर हैंडल कर पाएंगे, क्या उनके लिए उतना कंटेंट उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है। अगर सब कुछ सही मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली ये इफेक्टिव होगा। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। रीजन क्या है कि मिसमैच अगर हो जाएगा बिटवीन ऑब्जेक्टिव कंटेंट एंड नीड ऑफ द ट्रेनिंग लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट है, ये सब अगर मिसमैच हो जाएगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा सारी चीज। तो रीजन भी सेम ही है, मतलब सही है। इसका मतलब है असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन का भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो सी इज द राइट आंसर। इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू कॉल 1984, मैच द लर्निंग स्टाइल विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपने शायद ही नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वहाँ ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ठीक है। कॉल का नाम वैसे तो लर्निंग स्टाइल में नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, कॉल का भी हम पढ़ते हैं लेकिन नेट सिलेबस में इसका जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। कॉल के अनुसार लर्निंग स्टाइल और उसके कैरेक्टरिस्टिक को आपको जोड़ना है, ठीक है। एकोमोडेटर, कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमुलेटर, ठीक है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, इसको देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एकोमोडेट करना है मतलब क्या करना है, फील एंड डू। आपको क्या करना है, फील करना है कि आपको क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, और उसके बाद इसको काम करना है।
ठीक है। देन डाइवर्जेंट यानी डाइवर्जिंग मतलब फील और वॉच, मतलब देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। देन एसिमिलेटर थिंक एंड वॉच, मतलब सोच रहे हो और देख रहे हो। कन्वर्जिंग मतलब थिंक एंड डू, मतलब कि सोच रहे हो और कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है इधर का जो पार्ट है, ये जो दो पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो और थिंक कर रहे हो, फील कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हो। इधर में देखो आप फील कर रहे हो, डू कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, डू कर रहे हो, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एकोमोडेटर कौन होते हैं? एकोमोडेटर यानी कोई भी चीज़ जब हम अगर पियाजे थ्योरी में भी देखेंगे, एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ को, मतलब नया चीज़ जो होता है या फिर न्यू इनसाइट जो होता है, उसको हम एडजस्ट करते हैं, अपने प्रेजेंट जो स्कीमा है उसके साथ एडजस्ट करते हैं। तो एकोमोडेटर कौन होता है? हैंड्स ऑन लर्निंग। मैंने अभी बताया एकोमोडेटर में क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए एकोमोडेटर, यहाँ पे फिर से आइए, इसको थोड़ा समझिए क्योंकि एक नया थ्योरी है। एकोमोडेटर में आप करते क्या हो? आप जो फील करते हो उसको करते हो, यू डू द एक्टिविटी। एक्टिविटी करना क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक्टिविटी करना मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी को करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे, मान लीजिए मतलब चिकन करी बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाया, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप समझोगे नहीं, करोगे नहीं अच्छे से। देख लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, करने से पता चलेगा कि कितना आप कैपेबल हो करने के लिए। तो एकोमोडेटर का मतलब मैंने क्या बोला था? फील एंड डू, मतलब आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब है कोई भी एक्टिविटी करना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देन आता है यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन 3 आ गया, तो ये दो ऑप्शन कट गए, ये वाला बच गया, ठीक है। एलिमिनेट कीजिए, जो डिफिकल्ट लगे ऐसे करना, ठीक है। फिर आपका आता है कन्वर्जर। देखिए यहाँ पे कन्वर्जर में क्या करे, कन्वर्जर भी कोई काम कर रहा है और सोच रहा है, ठीक है। थिंकिंग एंड डूइंग, ठीक है। कन्वर्जर क्या कर रहा है? थिंकिंग एंड डूइंग। तो यहाँ पे देखिए फिर से हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थ्योरी। थिंकिंग मतलब सोच रहा है थ्योरी के बारे में और कर रहा है काम को। देखिए हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब ही यही होता है। तो फिर ये कन्वर्जर हो गया फोर्थ, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका आंसर आ जाए सी, ठीक है। देन सी का 1 आ गया, यानी डाइवर्जर का मतलब होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिखेगा, डिस्कशन करेगा। एसिमिलेटर थ्योरी और फैक्ट को याद करेगा, ठीक है। ऐसे करके आप मतलब ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हो, एलिमिनेशन प्रोसेस से या फिर सिलेक्टिव मॉडल से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बुक का नाम और ऑथर। कर्म योगा, वुमेन एंड एविल, एथिकल रिलीजन, सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक है। अब देखिए मैंने दो फेमिनिस्ट का नाम, एक फेमिनिस्ट का नाम बता दिया आपको कि मैरी वॉलस्टोनक्रैफ्ट, और एक है नेल नॉर्डिंग। उन्होंने देखिए फेमिनिस्ट मैंने अभी बता दिया, वो फेमिनिस्ट है नेल नॉर्डिंग। तो ये ट्रिक है, नेल नॉर्डिंग फेमिनिस्ट यानी वुमेन के ऊपर किताब लिखेंगे, ठीक है। बी का हो गया 4, ठीक है। बी का 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाकी दो ऑप्शन कट गए यहाँ पे, ठीक है। फिर कर्म योगा, आपको पता है कर्म योगा किसने लिखा था? बताइए कर्म योगा किसने लिखा था? ये बहुत ही इजी सा आंसर है, मतलब जो आपका डायरेक्ट आंसर बन सकता है, जो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो जिनको याद है, जिनको याद नहीं है वो कैसे कर सकते हैं इजीली, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कर्म योगा किसने लिखा था? कर्म योगा स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, ठीक है। कर्म योगा स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, ओके। नेक्स्ट ये दो हो गए, तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4। देखिए यहाँ पे ये दोनों में सेम ही है, ठीक है, दोनों में सेम ही है। अब सी है एथिकल रिलीजन। एथिकल रिलीजन किसने लिखा था? एथिकल रिलीजन, ठीक है। एथिकल रिलीजन किसने लिखा था? बहुत अच्छे, यहाँ पे हो गए एम के गांधी, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा श्री अरविंद जी ने लिखा था। हो गया आंसर, ठीक है। तो आंसर इज सी, ठीक है। सी, क्योंकि ये मैंने अभी बताया ना, कर्म योगा स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, वुमेन एंड एविल नील नॉर्डिंग, एथिकल रिलीजन गांधी जी, सिंथेसिस ऑफ योगा औरबिंदो जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट, फॉलोइंग आर एसेंशियल कंसिडरेशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। करिकुलम हमें डेवलप करना है तो उसको हमें एक अरेंजमेंट में जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपका जो ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पे एनालाइज आइडेंटिफाई लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला है एनालाइजिंग इश्यू प्रॉब्लम नीड। क्या प्रॉब्लम है, आप नया करिकुलम क्यों चाहते हो, एनालाइज करो उसे। पहले पहले उसको एनालाइज करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या नीड है, क्या डिजायर है, ठीक, क्या डिमांड है, उसके बाद ही करिकुलम डेवलप करना, ठीक है। पहला आ जाएगा आपका एनालाइजिंग इशू, ठीक है।
उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, असेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नीड ऑफ लर्नर, यानी नीड ऑफ द लर्नर, जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो, जिसके लिए आप करिकुलम डेवलप करना चाहते हो, वो स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है, स्टूडेंट के अनुसार, लर्नर के अनुसार हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है डी, देन हो गया सी, यहाँ से भी आंसर आपको पता चल जाएगा कि डी आंसर है, ठीक है। देन आप फॉर्मुलेट करोगे लर्निंग आउटकम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट कंटेंट, क्या क्या कंटेंट दिया जाएगा, लास्टली मेथड दिया जाएगा, कौन सा मेथड आप पढ़ाओगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डेफिनेशन है, माइंड इज मियरली अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड ओवरटर्न अकम्पनिंग बॉडीली एक्टिविटी, इट इज एन ऑनलुकर एट इवेंट्स नेवर इन्फ्लुएंसिंग देम। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था बच्चों को, लेकिन ये भी आप कर सकते हो। देखिए माइंड क्या होता है, ये ब्रेन का एक फंक्शन होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, बॉडीली एक्टिविटी को एकम्पनी करता है, यानी माइंड जो कमांड देता है वही हम करते हैं। माइंड बोलता है चलो लिखो, हम लिखते हैं, माइंड बोलता है सो जाओ, सो जाते हैं, माइंड बोलता है वहाँ पे एक फुटबॉल पड़ा है, किक करो, करते हो, ठीक है। कभी कभी बिना कुछ काम का ही हम इधर उधर पत्थर मारते रहते हैं, वो भी माइंड ही बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये कौन बोलता है, ठीक है, ये कौन बोलता है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है जो एब्सोल्यूट है, जो है ही नहीं, जो हम सोच रहे हैं भगवान है, भूत प्रेत है, ठीक है। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि हमारे समय में क्या क्या हो रहा है, मतलब एट द सेम टाइम हो रहा है। इंटरेक्शनिज्म मतलब जब हम किसी के सामने मतलब बात कर रहे हैं या फिर किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो इंटरेक्शनिज्म। एपिफेनोमेनलिज्म का मतलब ये होता है फेनोमेनन, फेनोमेना और फेनोमेनन, उसके साथ जुड़ गया एपी, एपिफेनोमेनलिज्म का मतलब ये होता है कुछ चीजें ऐसे हैं जो बिलीव ये करता है कि जो कुछ भी चीजें हो रहा है वो किसी ना किसी फेनोमेना यानी किसी ना किसी कारण के वजह से हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया आपका एपीफेनोमेनलिज्म, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर और भी पार्ट्स आएंगे इसके, उसके साथ ही साथ जो आपका डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो हमें डाउट पता चलेगा उसके ऊपर हम एक क्लास स्पेशली अरेंज करेंगे, जो क्लास में हमारे डाउट्स को लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, यू आर वॉट यू आर कैपेबल ऑफ, जो आप जिस काबिल हो वो ही आप हो, आप में वो काबिलियत भी है। दिस इज बाय मी। Thank you for watching this class. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you all.